प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक चर्म रोग जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं के बारे में मैं अपना लंबा अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। यह रोग बच्चों में अधिक देखने को मिलता है। इलाज को मद्देनजर रखते हुए यह एक बहुत जटिल रोग है, बार बार होता रहता है। मरीज व डॉक्टर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस रोग के कारण, पहचान व इलाज को विस्तार से जानने के लिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस रोग के मुख्य दो कारण हैं। एक है जेनेटिक कंपोनेंट। इसका मतलब यह है कि यदि माता पिता में से किसी एक को यदि एटोपिक डर्मेटाइटिस है तो उसके बच्चों में स्किन की बनावट इस ढंग से है कि उनको एटोपिक डर्मेटाइटिस होने की संभावना बहुत अधिक है। इसके अलावा कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे बाह्य हानिकारक कारण हैं जो इस बीमारी की शुरुआत कर देते हैं और इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? इस रोग में मरीज को अत्यधिक खुजली होती है और उनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी ड्राई और सेंसिटिव होती है। भिन्न भिन्न आयु में स्किन के लक्षण अलग अलग होने की वजह से इस बीमारी को 3 स्टेज में बांटा गया है। इन्फेंटाइल स्टेज, इस स्टेज में 1 साल से नीचे बच्चों को शामिल किया गया है। दूसरी स्टेज है चाइल्डहुड फेज। इसमें 1 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे होते हैं। इन बच्चों में चेहरा अक्सर लाल रहता है और कोहनियों के आगे बॉडी के दोनों तरफ तकलीफ होती है और घुटने के पीछे वाले हिस्से में भी काफ़ी तकलीफ होती है। कुछ बच्चों में गर्दन की चमड़ी डार्क व थिक हो जाती है। इसको डर्टी नेक कहते हैं। जो अडल्ट फेज है वो कम देखने को मिलता है। इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए किसी भी खून की टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई डॉक्टर लोग इसमें आईजीई टेस्ट कर लेते हैं। आईजीई टेस्ट के लेवल अधिक या कम होने पर इलाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ एटोपिक डर्मेटाइटिस के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर आईजी लेवल बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसके विपरीत कुछ बच्चे नॉर्मल होते हुए भी उनके अंदर आईजी लेवल अधिक होता है। इसलिए आईजीई टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। कुछ प्रयोगशालाओं में स्किन एलर्जी टेस्ट भी किया जाता है और वे ये दावा करते हैं कि इस टेस्ट करने से बीमारी के कारण का पता चल जाएगा। लेकिन उनको टेस्ट के बाद एक 7-8 पेज की रिपोर्ट प्रदान कर दी जाती है। उस लिस्ट के अंदर 7-8 टिक मार्क कर दिए जाते हैं कि आपको इन चीज़ों से एलर्जी है। लेकिन मरीज उन 7-8 कारणों को यदि छोड़ भी देता है तब भी उसको बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इस महंगे टेस्ट को कभी नहीं करवाना चाहिए। मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर यदि 4 पॉइंट में से यदि 3 पॉइंट मरीज को हैं तो हम उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस की डायग्नोसिस बना लेते हैं। नंबर 1, पेशेंट को पूरे बदन के ऊपर खुजली का होना। पेशेंट को विशेष प्रकार के चमड़ी के लक्षणों का होना, जैसे कोहनी के आगे और घुटने के पीछे विशेष लक्षण का होना। परिवार के किसी सदस्य को एटोपिक डर्मेटाइटिस या अस्थमा का होना। नंबर 4, पेशेंट की तकलीफ ठीक होने के बाद उसको बार बार होना। यदि इन 4 पॉइंटों में से यदि मरीज को 3 पॉइंट हैं तो हम इस बीमारी का डायग्नोज बना लेते हैं। इस बीमारी को इलाज के लिए हम डॉक्टर लोग 2 बातों को विशेष तौर पर ध्यान देते हैं। नंबर 1, पेशेंट की खुजली या बीमारी को अच्छे ढंग से कंट्रोल करके उसके जीवन को आरामदायक बनाएं। नंबर 2, दवाइयों का साइड इफेक्ट कम से कम हो। यदि हम कारण की तरफ ध्यान दें तो
जेनेटिक कंपोनेंट को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारा ध्यान केवल उन ट्रिगरिंग फैक्टर्स या उन हानिकारक कारणों की तरफ अधिक होता है जिनकी वजह से ये इस बीमारी की शुरुआत होती है या उनसे बढ़ावा मिलता है, जैसे कि सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स। पेशेंट के कपड़े धोते वक्त उनको अच्छी तरीके से डबल रिंस करें ताकि कपड़ों में किसी भी प्रकार का साबुन या सरफ रहने की कोई गुंजाइश न रहे। वोलन कपड़े बच्चे को न पहनाएं, केवल सूती कपड़े पहनाएं। कुछ खाने पीने की चीज़ों की तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, नट्स, फिश, एग, चिकन, मीट, बीफ, ये चीज़ें हानिकारक हैं। हाउस एनवायरनमेंट है उसकी तरफ भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे घर के अंदर अत्यधिक गर्मी नहीं होनी चाहिए, अत्यधिक लो टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ट होता है। अब घर में या रूम के अंदर जो एयर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसको ठीक रखने के लिए पानी उबाल करके एक चौड़े बर्तन में कमरे के किसी कोने में रख दिया जाना चाहिए ताकि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बहुत अच्छे ढंग से बन जाए। इसके अलावा घर में किसी प्रकार की डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैट्रेसेस, सोफ़ा, कर्टन्स, इन सब को फ्रीक्वेंटली क्लीन करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का पेट्स नहीं रखना चाहिए, जैसे डॉग, काऊ, बर्ड्स, गोट, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इन सभी कारणों की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए पता लगाने की। यदि फिर भी कारण का नहीं पता चलता तो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, भी हमें कारण का नहीं पता चलेगा, इलाज कैसे होएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नियमित रूप से पूरी बॉडी के ऊपर चिकनाई लगानी चाहिए। ऐसा करने के लिए पेशेंट को 20 मिनट तक बगैर साबुन के घर में बाथरूम में अच्छी तरीके से नहाएं, साबुन नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद एक नरम तौलिए से बिना रगड़े अपने बदन को पोंछें और थोड़ी बहुत नमी स्किन पर रह जाए। उसके बाद कोई वैसलीन या कोकोनट ऑयल बॉडी के ऊपर आराम से लेप करें, रगड़े नहीं, और एक दिशा में लगाएं ताकि रगड़न महसूस न करें। और ऐसा मॉइस्चराइजेशन लगाना ये पूरी बॉडी पर लगाया जाए, जहाँ पर तकलीफ है वहाँ भी, जहाँ नॉर्मल स्किन है वहाँ भी, और ऐसा दिन में कई बार करना चाहिए। और मरीज पूर्णतया ठीक होने के बाद भी ये मॉइस्चराइजेशन लगाते रहना चाहिए ताकि बीमारी का जो रिलैप्स है, जो बीमारी दोबारा होने की संभावना है, उसको कम से कम किया जाए। नेक्स्ट स्टेप है काउंसलिंग। काउंसलिंग पेशेंट की भी होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। जो पेशेंट की काउंसलिंग में पेशेंट को ये बताना चाहिए कि ये जो तकलीफ़ है ये तुम्हारे किसी बैड हाइजीन की वजह से नहीं है, ये एक छूत की बीमारी नहीं है, और ये लंबे समय के बाद धीरे धीरे करके ये बीमारी पूर्णतया ठीक हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो पेशेंट में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी इस बीमारी के कारण और वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। पेरेंट्स को हर एक प्रकार के इलाज के फायदे और नुकसानों के बारे में भी अवगत कराना चाहिए। पेरेंट्स को कभी भी बच्चे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, जैसे क्यों खुजली करते हो, स्टॉप ईचिंग, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उसको बोले कि भाई आप एक कोई नरम कपड़ा लेके जहाँ खुजली हो रही है वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएं और वहाँ पर चिकनाई लगाएं, चिकनाई लगा करके वहाँ पर टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम लगाएं। ये ऐसा कहना बहुत ज़रूरी है। और सर्दी से बचने के लिए कोई भी सिंगल कपड़ा, मोटा कपड़ा बच्चे को नहीं पहनाना चाहिए, बल्कि पतले पतले कपड़े, 5-6 पतले पतले कपड़े पहनाए जा सकते हैं, क्योंकि गर्मी लगने पर 1-2 कपड़ा उतारा जा सकता है,
सर्दी लगने पर एक दो कपड़ा और पहनाया जा सकता है। इसको लेयर्ड क्लोथिंग कहते हैं। लेयर्ड क्लोथिंग ऐसे बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। बच्चा खेलने के बाद जैसे पसीने वाले कपड़े होते हैं, जूते होते हैं, उनको तुरंत उतार देना चाहिए। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की, क्योंकि लंबी बीमारी होने के वजह से बच्चे में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विशेष तौर पर यदि आपको लगे कि बच्चे को आजकल नींद कम आ रही है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक साइकोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लें। वो कई बार बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दे देता है। रात की नींद को ठीक करने के लिए बच्चे को ये सलाह दी जानी चाहिए कि रात को सोने से पहले अच्छी तरीके से स्नान करे। स्नान के बाद पूरी बॉडी के ऊपर मॉइस्चराइजेशन लगाए, उससे अच्छी नींद आती है। एक फिनार्गन भी बहुत लाभकारी होती है, यदि हम पेशेंट को सोते वक्त उसको फिनार्गन दे दें। इसके अलावा पेरेंट्स को स्कूल में जाके टीचर से और स्टूडेंट से दोनों से एक मीटिंग करनी चाहिए। ऐसा ही टीचर्स को बताएं कि क्या इस बीमारी के कारण हैं, क्या इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, और उनको कहें कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक छूत की बीमारी नहीं है। ऐसा उसके क्लास फेलोज को भी पता होना चाहिए। और टीचर्स को चाहिए कि बच्चे को खिड़की के नज़दीक न बिठाएं, और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट की जाए कि उस बच्चे के साथ छेड़खानी न करें, बल्कि उसके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर रखें, अपने साथ खेलने में उसका मन लगवाएं। और टीचर्स को एक बात और बतानी ज़रूरी है कि यदि बच्चा क्लास में थोड़ा सा स्लीपी है या फिर एब्सेंट रह जाता है, उसको डांटे नहीं भी क्लास में क्यों नहीं आया। उसके साथ एक कोऑपरेटिव बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। इलाज का नेक्स्ट स्टेप है दवाइयाँ। दवाइयों में एंटीहिस्टामिन्स की दवाइयाँ बहुत लाभदायक हैं। इनके देने से खुजली में बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। इनको लंबे समय देने पर भी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इनके अलावा कुछ लगाने वाली दवाइयाँ हमारे पास टॉपिकल स्टेरॉइड्स होते हैं। ये काफ़ी अच्छा रोल अदा करते हैं। जब हमारा मॉइस्चराइजेशन लगाने से काम नहीं चलता तो इन दवाइयों से हमें बहुत सहारा मिलता है। मरीज की खुजली बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल हो जाती है। जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं वो चेहरे पर बहुत कम लगाने चाहिए। टॉपिकल स्टेरॉइड के अलावा एक टेक्रोलिमस मेडिसिन है, वो भी एक बहुत अच्छी दवा है, जिनके लगाने से खुजली कम हो जाती है और हमें स्टेरॉइड का इस्तेमाल कम करना पड़ता है। जिन मरीजों में तकलीफ़ ज़्यादा है, जो टॉपिकल स्टेरॉइड देने से कंट्रोल में नहीं आती, हमें कुछ समय के लिए स्टेरॉइड के सिरप्स हैं, स्टेरॉइड की गोलियां हैं, उनको भी हम थोड़े समय के लिए दे सकते हैं और कई बार दी जाती हैं, जिससे उसको राहत मिलती है। अब इस बीमारी का प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि लंबे समय में इस बीमारी का आउटकम क्या है। यह एक बहुत जिद्दी किस्म की बीमारी होती है, मुश्किल से आराम आता है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बीमारी कम होती जाती है। यदि मरीज़ ठीक ढंग से इलाज लेता है और दवाई का ठीक ढंग से इस्तेमाल भी करता है, डॉक्टर से सलाह भी करता रहता है, तो 50% मरीजों में 13 साल की उम्र तक ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। 30% मरीजों में अस्थमा होने की संभावना भी बनी रहती है। कौन से ऐसे मरीज हैं जिनके अंदर हमारा आउटकम बहुत बढ़िया नहीं होता? जिन मरीजों में साथ में अस्थमा भी है, या जिनका AGE लेवल अधिक है, या जिन बच्चों की एटोपिक डर्मेटाइटिस छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी और ज़्यादा है उसको, तो ऐसे मरीजों में आउटकम बहुत अच्छा नहीं होता। अंत में मैं अपने श्रोताओं को 3 और अन्य बातें इससे जो जुड़ी हैं मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1, कभी भी किसी भी खुजली वाले मरीज को ऐसी सलाह न दें कि आप सोना के पानी में स्नान कर लें।
लुभावने नामों से बाजार में मिलने वाली शीशियां बच्चे को न पिलाएं। इन शीशियों से न तो खून साफ होता है और न ही इस बीमारी में खून गंदा होता है, इसलिए इनका कोई फायदा नहीं है। कुछ डॉक्टर जो कम डिग्री वाले होते हैं वो कई बार ऐसा कह देते हैं कि मैं इसकी बीमारी की जड़ काट दूंगा, हमारा इलाज लंबा होता है। उनकी दवाइयों का असर तो कोई होएगा नहीं मरीज के ऊपर, लेकिन बीमारी बढ़ती जाएगी। बीमारी बढ़ेगी तो वो कह देते हैं कि हम इसकी जड़ निकाल रहे हैं। तो कृपया करके ऐसे डॉक्टरों से इलाज कभी न लें। केवल चर्मरोग विशेषज्ञ से इलाज लें, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, चाहे वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो। मुझे उम्मीद है मैंने सारी बातें अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दी हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।